हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत का इतिहास 1200 से 1550 तक। तो पिछली वीडियो में आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट पर लाई जाए। तो आपकी भारी डिमांड पे आज की ये वीडियो आपके लिए मैं अपलोड किया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे एंड ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि थर्ड सेमेस्टर में और हिस्ट्री सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक के कंप्लीट सिलेबस, इसके अलावा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप चेक कर पाओगे, सिलेबस में आपको टोटल 7 यूनिट्स पढ़नी है। तो चलिए एक एक करके हर एक यूनिट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। एंड इसके साथ ही मैं आपको हर एक यूनिट का एक ब्रीफ स्केच दूंगा कि इस पूरी यूनिट में आपको क्या जानने को मिलेगा, यानी इस पूरी यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, सो दैट एग्ज़ाम में अगर इस यूनिट से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप उसका जो आंसर है वो ईजिली दे पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत की नींव, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है एकता प्रणाली के बारे में। आखिर एकता प्रणाली क्या थी, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताओ, उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ, और एकता प्रणाली का अलग अलग सुल्तानों के बीच किस तरीके से विकास हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत में जितने भी जो सुल्तान थे, हर एक सुल्तान के टाइम पीरियड में एकता प्रणाली में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव है और किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ स्केच दूं कि आखिर एकता प्रणाली क्या थी, तो देखिए एकता प्रणाली के अंदर जो सुल्तान होते थे वो अपने सैनिक कमांडर्स को सैलरी देने के बदले, वेतन देने के बदले अपने साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा दे देते थे। एकता का मतलब होता है एक छोटा सा भूमि का भाग। तो वो अपने सैनिकों को, अपने जो उनके जो सैनिक कमांडर थे उन्हें एक एकता दे देते, यानी ज़मीन का टुकड़ा दे देते। और जो सैनिक कमांडर होते थे उनका क्या कर्तव्य होता था, उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट करना, और जितना भी जो टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है उसका एक भाग सुल्तान के खजाने में जमा करना। एंड बाकी जो शेष भाग बच गया है उसका यूज़ वो अपने एरिया के डेवलपमेंट में करेंगे और अपने सैनिकों के वेतन को देंगे। तो इस तरीके से ये एकता प्रणाली थी, जिससे क्या हुआ, जो सुल्तान है उसको पूरे साम्राज्य पर शासन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। तो इसी को हमने कहा है एकता प्रणाली। और इसका विभिन्न सुल्तानों के बीच किस किस तरीके से विकास हुआ, क्योंकि अलग अलग जो सुल्तान आए थे उन्होंने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए। तो इसी को हमें समझना है। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से बेसिकली 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एकता प्रणाली क्या थी, उसकी कार्यविधि के बारे में बताओ, विशेषताओं के बारे में बताओ। तो इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया है। एकता व्यवस्था के कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। सल्तनत एकता प्रणाली की कार्यविधि का परीक्षण कीजिए। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, लेकिन जो इसके आंसर होंगे वो सेम होंगे। और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको इन वर्ड्स को अच्छे से समझना है। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ पाते हो तो आप इनके जो आंसर है वो ईजिली दे पाओगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपसे पूछा जाता है एकता प्रणाली के विकास के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए, दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के समय में एकता प्रणाली के विकास का विवरण दीजिए। या आपसे और किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, सुल्तानों के अधीन एकता व्यवस्था के विकास के विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में एकता प्रणाली के विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि अलग अलग सुल्तानों के टाइम में एकता प्रणाली का किस किस तरीके से विकास हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस है, उनके बारे में बताइए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। तो यूनिट नंबर अगर सेकंड की बात करूं, यूनिट नंबर सेकंड का नाम है खिलजी और तुगलक के अधीन सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक संरचना। तो जैसे कि आपको यूनिट में ही पता चल रहा है, यूनिट के नाम में ही, इसमें बेसिकली हमें खिलजी और तुगलक
के टाइम पीरियड में जो उनकी सैन्य व्यवस्था थी और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और जो आर्थिक संरचना थी उसके बारे में पढ़ना है। और इस यूनिट के अंदर आपको 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है जहाँ से आपके जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति के बारे में, एंड इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से प्रशासनिक सुधार किए जिससे उस टाइम पीरियड में जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ। तो इसके बारे में आपको इस यूनिट में जानने को मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, इसमें आपसे पूछा है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार के नियम दिए थे उसके बारे में बताइए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि इस यूनिट से जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है खिलजी क्रांति के स्वरूप और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। क्रांति का मतलब होता है उस टाइम पीरियड में ऐसे क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस हुए जिन्होंने पूरे साम्राज्य पर एक बड़ा इम्पैक्ट किया। तो इस तरीके से आपसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 का नाम है क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाएं, जिसमें हमें बेसिकली विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आए इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए बेसिकली दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या हुआ, साउथ इंडिया में 2 ऐसे बड़े क्षेत्र थे जो कि दिल्ली सल्तनत के पार्ट थे, लेकिन समय के साथ एक कमज़ोर नियंत्रण स्थापित होने की वजह से इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य एक टाइम पे आकर दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए और इन्होंने एक अलग साम्राज्य की स्थापना की। जो आपको इधर वाला एरिया दिखाई दे रहा है साउथ इंडिया का, इसमें बना विजयनगर साम्राज्य और उसके ऊपर था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बेसिकली एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो इनके अंदर जो राजनीतिक संरचनाएं थी, राजनीतिक संरचनाओं का मतलब होता है कि वहाँ की शासन प्रणाली कैसी थी, वहाँ पर कौन सा सिस्टम अपनाया गया था साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए। तो बेसिकली विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, क्योंकि ये लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के ही एक पार्ट रहे हैं, इसीलिए इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली थी उसी को इन्होंने अपनाया, बस इन्होंने नाम चेंज कर दिया। एकता प्रणाली में क्या था, जो शासक था यानी जो सल्तनत का जो सुल्तान था उसने अपने अधिकारी को नियुक्त किया जो एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे और वहां से वो टैक्स को कलेक्ट करेंगे और फिर वो टैक्स को कलेक्ट पैसा जो है वो राजा को देंगे और कुछ पैसे का इस्तेमाल वो अपने सैनिकों के ऊपर, सैनिकों की भर्ती में, उनके वेतन में और उस एरिया के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। तो सेम यही प्रणाली को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के राजाओं ने भी अपनाया। उन्होंने भी क्या किया, अपने जो सैनिक कमांडर थे, अपने जो अधिकारी थे उनको नियुक्त किया और अलग अलग क्षेत्र दे दिए जहाँ से उनका काम था वहाँ से टैक्स को कलेक्ट करना और उसका एक हिस्सा राज्य के खजाने में देना और बाकी हिस्से का इस्तेमाल वो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट और अपने सैनिकों की भर्ती में करते थे। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में जो राजा थे उनको कहा जाता था राय, विजयनगर के शासक को कहा जाता था राय, और जो राय थे यानी जो राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारियों को, उनके अधिकारियों को कहा गया नायक। तो यही जो नायक थे ये वो अधिकारी थे जो किसी एक एरिया से टैक्स कलेक्ट करते थे और राजा को सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तो ये जो प्रणाली थी जिसके अंदर नायकों का इस्तेमाल किया जाता था, इसी प्रणाली को कहा गया नायकार प्रणाली, जिसके अंदर बेसिकली साम्राज्य को एक अच्छी तरीके से चलाने के लिए, एक अच्छा नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जो हर एक क्षेत्र से टैक्स को कलेक्ट करेंगे, वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखेंगे। तो बेसिकली हमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था बेसिकली किस पर आधारित थी। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य है इसकी अर्थव्यवस्था का जो मेन स्रोत था, जो मेन अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर टिकी हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ पर बहुत सारी कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया काफ़ी उपजाऊ है, तो वहाँ पर खेती अच्छी खासी होती है। तो राज्य ने क्या किया, खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, जिससे क्या हुआ, टैक्स बढ़ा और कृषि से ज़्यादा कराने लगा। तो इस तरीके से जो राजा थे उन्होंने भी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हमें वो सारे तरीकों के बारे में पढ़ना है कि विजयनगर साम्राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से विस्तारित किया और बहमनी साम्राज्य ने भी। तो इस यूनिट से बेसिकली आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में और दूसरा क्वेश्चन होगा बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें बताना होगा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताना होगा कि राज्य व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से थे। इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य के शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं थी और जो नायकों की भूमिका थी क्या थी। वो नायक बेसिकली वही अधिकारी थे जो एक पर्टिकुलर एरिया से टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो इस सब के बारे में हमें बताना होगा कि विजयनगर साम्राज्य का समाज कैसा था और अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा बहमनी साम्राज्य के बारे में। इसमें भी आपको सेम
बहमनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताना होगा। तो बेसिकली इस यूनिट से आपके 2 ही क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि आपको इसके आंसर में क्या लिखना है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 है दूसरा अफगान साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी। तो इस यूनिट में बेसिकली हमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने बाबर के पुत्र हुमायूं को युद्ध में हराया और शेरशाह सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बेसिकली जो शेरशाह सूरी थे, इनकी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार होती है, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन कौन सी शासन व्यवस्था में सुधार किया, क्या क्या इन्होंने प्रशासनिक सुधार किया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस यूनिट से आपका बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरा जो अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसको स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने, तो उन्होंने कौन कौन से प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किए और कौन कौन से ऐसे सुधार किए जिसकी वजह से इनका साम्राज्य काफ़ी लंबे समय तक चला। तो आइए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो अगली यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5, संस्कृति, धर्म, भक्ति, कबीर, मीराबाई और सूफी और चिश्ती सिलसिला। तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमें भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। ये भक्ति और सूफी आंदोलन क्या था, आपने इसे 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसमें बेसिकली क्या था, जो संत कवि थे उन्होंने क्या किया, ईश्वर की आराधना का एक अलग तरीका विकसित किया, जिसमें इन्होंने स्थानीय भाषा में लोगों को जागरूक किया कि उन्हें मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल ईश्वर की सच्ची आराधना करने का एक ही तरीका है, सच्चे मन से उनको याद करना। तो बेसिकली इसी मेन थॉट पर ये पूरा भक्ति आंदोलन और भक्ति सूफी आंदोलन टिका है। तो इसके अंदर हमें इसके बारे में पढ़ना है कि इसका उदय किस तरीके से इसका उदय होता है। फिर हमें पढ़ना है कबीर और गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में, कि जो कबीरदास जी थे और जो गुरु नानक जी थे, उन्होंने समाज में जो व्याप्त भेदभाव, जातिगत भेदभाव था, ऊंच नीच था, जो धार्मिक अंधविश्वास फैले हुए थे, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। इसके अलावा हमें मीराबाई के बारे में भी पढ़ना है, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के समय श्री कृष्ण की आराधना में अपना सारा जीवन उनके भक्ति में ही गुजार दिया था। और इसके अलावा हमें बहुत सारे चिश्ती सिलसिलों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं कि इस यूनिट से आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका भक्ति आंदोलन के कारणों के बारे में, और इन्होंने धार्मिक जीवन पर और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डाला, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली हमें बताना है कि भक्ति आंदोलन को हम सुधारात्मक आंदोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने समाज में व्याप्त जो धार्मिक अंधविश्वास थे, जो ऊंच नीच था, जातिगत भेदभाव था, इन सबको इसने समाप्त किया और समानता को बढ़ावा दिया था। तो इसलिए हम इसको सुधारात्मक आंदोलन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कबीरदास जी के बारे में और गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में, कि इनके जो विचार थे, इन्होंने किस प्रकार समकालीन समाज में प्रभाव डाला। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आएगा आपका मीराबाई के ऊपर, कि मीराबाई ने कृष्णा की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया, उन्होंने किस तरीके से एक राजकुमारी होने की वजह से भी, राजकुमारी होते हुए भी इन्होंने अपने ऐशो आराम को छोड़कर श्री कृष्ण की आराधना में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, गुजारा। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा आपका सिलसिलों के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो चिश्ती सिलसिला था, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको यही 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट के बारे में। तो जो आपका छठा यूनिट है, जिसका नाम है कला वास्तुकला कुतुब कॉम्प्लेक्स यानी कुतुब परिसर और विजयनगर हम्पी। बेसिकली इस यूनिट के अंदर आपको कला और वास्तुकला के बारे में हमें जानने को मिलेगा, कि जो दिल्ली में अंदर जो कुतुब मीनार है, वहाँ पर किस तरीके के भारतीय इस्लामी शैली का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया था। इसके अलावा हमें पढ़ना है कुतुब मीनार परिसर के बारे में, विजयनगर की जो कला है, संस्कृति और जो वास्तुकला है, उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। ठीक है। तो इस यूनिट से बेसिकली आपके 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा कुतुब मीनार से संबंधित, जिसमें हमें बताना होगा कुतुब मीनार में जो इस्लामिक भारतीय शैली का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका विजयनगर के बारे में, कि विजयनगर के अंदर जो संस्कृति, कला और जो साहित्य है, इसके अलावा जो वास्तुकला है, उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि उसकी विशेषताएं बताओ। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। तो यूनिट नंबर 7 है आपका व्यापार वाणिज्य, विदेशी व्यापार में भारतीय व्यापारी, यानी जो विदेशी व्यापार हो रहा था, तो उस समय भारतीय लोगों ने भी दूसरे देशों के साथ अपने संपर्क स्थापित किए, व्यापारिक संबंध बनाए, जिससे क्या हुआ, भारत के अंदर जो व्यापारिक मार्ग था उनका भी विकास हुआ। तो उसी दौरान हमें पढ़ना है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन से प्रमुख स्थलीय व्यापारिक मार्ग थे और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय राजाओं का व्यापारिक मार्गों के विकास में किस तरीके का योगदान था। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न आपका 13वीं 14वीं शताब्दी में
मुख्य व्यापारिक मार्गों की सूची प्रदान कीजिए। यानी बेसिकली हमें जो स्थलीय मार्ग थे, समुद्री मार्ग थे और जो व्यापार था उसके बारे में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार किस प्रकार का था। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने इस वीडियो में सारे ही यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।